देखिए मेरे साथ आज कौन है। जी हाँ, स्मिता देशमुख जी हैं। जर्नलिस्ट हैं, सब इनको जानते हैं और इनको महाराष्ट्र के बारे में बहुत ज्ञान है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। और मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल स्मिता जी से होना ही है महाराष्ट्र के बारे में। क्या ड्रामा हो रहा है स्मिता, उसके बारे में बताइए। इतना ड्रामा हो रहा है कि पता नहीं कि हम अभी बात कर रहे हैं आज शनिवार रात को, तो पता नहीं कल सुबह क्या होगा। बिकॉज आज की जो सबसे बड़ी खबर जो मैं पढ़ रही थी कि देवेंद्र जी, ऐसे सुना है ऑफ द हाँ रिकॉर्ड, हाँ यहाँ से इंदौर गए और हाँ फिर इंदौर से वो वडोदरा गए हाँ और वहां उनकी मुलाकात एकनाथ शिंदे जी से हुई, जो रिबेल शिवसेना के नेता है। और हाँ। एकनाथ शिंदे जी गुवाहाटी से दिल्ली गए और दिल्ली से वडोदरा आए। ये मीटिंग हुई 2.5 घंटे। फिर देवेंद्र जी मुंबई आए और फिर से एकनाथ जी वाया दिल्ली गुवाहाटी पहुंच गए। माय तो गॉड। ये हो रहा है और दोनों फिर अपने अपने काम पे, पता नहीं लोग, महाराष्ट्र में तो कोई सोता नहीं है अभी, सब लोग 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे, तो ये सूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पूरा पूरा जो रिबेलियन हुआ है ना, इसका जो लास्ट चैप्टर, जैसे हम अंग्रेजी में उसे फाइनल फिनाले कहते हैं, ये हाँ। मंडे से होगा। और ये पूरा मामला अभी कोर्ट में जाएगा। हम्म क्योंकि अभी सिचुएशन आप देखिए, महाराष्ट्र में पिछले 15-16 महीने से एक स्पीकर की पोस्ट वेकेंट है महाराष्ट्र में, जिसकी जिसकी किसी को चिंता नहीं है, ना एमबीए सरकार की को। वो एक अलग मामला है, मैं आपको बताऊंगी। अभी एक डेप्यूटी स्पीकर है जो बहुत क्लोज है शरद पवार जी से, वाह। वो एनसीपी के ही है। अभी हाँ शिंदे के ग्रुप ने ऑलरेडी एक नोटिस दी है उनको कि आप आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर के- सकते, आपके खिलाफ ही हमने नो कॉन्फिडेंस लाया है। वाह। तो तो पहले तो नो कॉन्फिडेंस लाया, फिर उनके उनके साथ जो जो इंडिपेंडेंट विधायक है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि जब आपके ऊपर ही नो कॉन्फिडेंस है तो आप किसी को डिस्qualiफाई। डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो वो एक है, फिर भी उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है 14 विधायकों को, और सोमवार शाम तक उनको वक्त दिया है। तो मुझे लगता है ये सब मामला अभी कोर्ट में जाएगा और कोर्ट का ही फैसला होगा कि महाराष्ट्र में अभी असली शिवसेना कौन है। और आपको लगता है प्रेसिडेंट रूल लगेगा कभी महाराष्ट्र में, लग सकते हैं? वो एक ऑप्शन है, बिकॉज हमारे जो गवर्नर है कोश्यारी जी, जैसे आप जानते हैं, उनको हम्म। कोरोना हुआ था लेकिन वो अब घर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नर का तक ही ये मामला जाएगा और गवर्नर से थ्रू इट विल बी थ्रू द कोर्ट्स। बिकॉज ये डेप्यूटी स्पीकर पे किसी का कोई कोई उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज वो राष्ट्रवादी के ही है। और जैसे ऐसे एक ये है धारणा कि वो जो पवार जी कर रहे हैं, कह रहे हैं, वही वो कर रहे हैं अभी भी। अच्छा स्मिता, गिव मी एटलीस्ट 2-3 वेरी मतलब मेजर इश्यूज जो ये एकनाथ शिंदे जी को हुए हैं, जो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। ऐसा क्या हो गया इनके साथ कि तो एक एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि अभी महाविकास आघाड़ी सरकार को मई के अंत में 2.5 साल पूरे हुए। हाँ, तो पहले तो एक मैं कहती हूँ ये 6 महीने हम उन्हें एक जैसे हनीमून पीरियड उनका हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं और हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जो हम कहते हैं ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो उस पर कभी उन्होंने कोई आर्टिकल्स नहीं किए। पहली बात, सबसे पहली बात, शिवसेना को इस गठबंधन में सिर्फ मुख्यमंत्री का पद मिला, हाँ वो तो उसके है। बाद कुछ नहीं मिला। हम्म। जो होम मिनिस्ट्री है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो भी राष्ट्रवादी एनसीपी। के पास ही है। यानी कुर्सी तो मिली, लेकिन पीछे, कुर्सी के पीछे सब जिसके हाथ में पूरे रेंज है इस गठबंधन की, वो शरद पवार जी के साथ। ये पहली बात, ये मैंने तो ये ऐसा गठबंधन देखा ही नहीं कि आप तीनों साथ आ रहे हो लेकिन एक पार्टी हैज दिस अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ पावर। नंबर वन। नंबर टू, मुझे उद्धव ठाकरे जी के सबसे बहुत क्रिटिसाइज हो रहे हैं। एक बात मुझे पहले दिन से समझ में नहीं आई। तो जब नवंबर 2019 में जब वो मुख्यमंत्री बने, तब से कोरोना आया 2020
चलो मार्च के मार्च। एंड से। लेकिन ये जो 5 महीने थे, उस टाइम पे भी उद्धव ठाकरे ऑफिस में नहीं जाते थे। वो दोपहर पोस्ट लंच जाते थे थोड़ा टाइम, और फिर घर वापस आते थे। वो अपने ऑफिशियल रेसिडेंस में भी कम गए, वो अपने पर्सनल रेसिडेंस से ही ऑपरेट करते थे। तो उसी टाइम में एक आस्था हो गई कि ये वर्क फ्रॉम होम वाला ही सीएम है। तीसरी बात जो एकनाथ जी को बहुत ज्यादा इन लोगों को लगी कि ये जो फंड्स, डेवलपमेंट फंड्स का जो एक डिवीजन हुई महाराष्ट्र में, उसमें अगर आप देखिए तो 57 to 58% फंड्स राष्ट्रवादी को जा रहे हैं, एनसीपी को जा रहे हैं। उसके बाद कुछ 20%, 22% कांग्रेस को जा रहे हैं, और 16-17% शिवसेना को जा रहे हैं। तो ये हमने ये क्या क्या डील बनाई शरद पवार जी के साथ। मुख्यमंत्री तो ठाकरे परिवार का आदमी बन गया, लेकिन बाकी कुछ नहीं। विधायकों को ना मिलना, विधायकों के फोन ना उठाना, और फिर कोविड आ गया, फिर तो वो घर से बाहर ही नहीं निकले। और लोगों को जहां जहां भी शिवसेना कुछ काम करना चाहती है, वहां राष्ट्रवादी के लोग आके उनको तकलीफ दे रहे। इट इज लाइक ग्राउंड लेवल पे इट वाज लाइक अ वॉर। और बहुत सारे शिवसेना नेता जो पुराने शिव सैनिक है बाला साहब के टाइम पे, वो तो खुलेआम बोलने लगे थे 1 साल पहले भी कि ये क्या हो रहा है सर, हमारा कोई सुनता ही नहीं है, ये कैसी हमारी सरकार है। और उसका अगर आप देखो, ये जो राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें आपने देखा कितना क्रॉस वोटिंग हुआ है। वो एक उसका परिणाम उसमें आ गया। और शिंदे का पर्सनली मैं आपको एक बात बताती हूँ, शिंदे के पास बहुत बड़ा मंत्रालय उनको मिला था, जो बंबई जैसे शहर में बहुत बड़ा माना जाता है महाराष्ट्र में, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। हाँ, तो उसमें भी डायरेक्ट इंटरफियरेंस था आदित्य ठाकरे जी, डायरेक्ट इंटरफियरेंस। और आदित्य ठाकरे के जो कजिन है वरुण सरदेसाई, उन्होंने तो एकनाथ शिंदे जी का जो ऑफिस है, उसके सामने की गली के एक बिल्डिंग में एक ऑफिस लिया, और सब फाइलें वहां जाती थी। और ये इतना हम सब लोगों को मालूम था। एक बार मैं अपनी गाड़ी में से वहां से जा रही थी, तो मेरा ड्राइवर बहुत ज्यादा, मैं हमेशा उसे कहती हूँ कि तो आप गाड़ी पे ध्यान रखो, तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स का पता है शायद मेरे साथ रह के। उसने मुझे बोला, मैडम ये देखो, ये बिल्डिंग इधर ही है, वो सरदेसाई का ऑफिस। तुझे कैसे मालूम? पेपर में पढ़ा। ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं था। ये जो पूरी खटखट अंदर में चल रही थी, वो बाहर आने ही थी, आने तो ये ही he was this Sardesai was Aditya Thackeray's मतलब maternal cousin from the mother's side, मिसेस ठाकरे का बहन का बेटा है वो। तो ये पूरा परिवारवाद। और बाला साहब क्या करते थे, हमेशा कहते थे ठाकरे परिवार का कोई भी सदस्य कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं लेगा, ये बाला साहब कहते थे। और यहाँ ऐसे हो रहा है कि शिवसेना अभी ठाकरे परिवार और ठाकरे परिवार शिवसेना, ये हो गया है यहाँ। You know, शिवसेना की इतनी ज्यादा, like I have always been in awe बाला साहब ठाकरे। मैं उनके वो जो उन्होंने कश्मीरी पंडित के लिए जिस मुद्दे पे उन्होंने जैसे बात की, फिर उन्होंने एक बार ही कह दिया था कि जब वो पाकिस्तान का क्रिकेट का वो था कि फिर हम भी तो कुछ और भी हुआ था, हम भी तो मैं फिर हज नहीं जाने देंगे। वो एक बहुत स्टैंड लेते थे और वो डरते नहीं थे किसी से। तो बाला साहब का जो यहाँ नाम था, जो जैसे कितना डिफरेंस है यहाँ पे। बाला साहब का पूरा, पहले आप पहले एक बात समझो, जो मैं हमेशा, ये परिवारवाद की बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं, इसका ये क्लासिक जो मोदी जी ने वो अपने एक इंटरव्यू में स्मिता जी के साथ ही इंटरव्यू था, स्मिता प्रकाश जी के साथ, जब वो परिवारवाद होल्ड करने वाली जो राजकीय पार्टियां हैं, वो कितनी घातक है इस देश के लिए, वो जो बता रहे थे, उसका जो उदाहरण है ये जो शिवसेना में हो रहा है। देखो, शिवसेना एक कार्डर बेस्ड, आइडियोलॉजी बेस्ड, कार्डर बेस्ड पार्टी है। और इनका कार्डर, इनका जो शिव सैनिक है, वो आम आदमी है, वो चौल में रहने वाला है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, नंबर 1। और इनकी आइडियोलॉजी क्या? कड़वा हिंदू है। आई एम अ मैड हिंदू, ही सेड इट ओपनली, आई एम अ मैड हिंदू।
और तो जब तो यू आर मैड, ही सेज डोंट एक्ट स्मार्ट, आई एम अ मैड हिंदू एंड आई एम प्राउड ऑफ, ये उनकी आइडियोलॉजी थी। और अरे उनका पूरा, अगर आप पूरा कोई भी उनका आप ये देखोगे ना उनका भाषण, तो वो हमेशा दो लोगों को, दो पार्टियों के खिलाफ थे, एक तो कांग्रेस और दूसरा एनसीपी। और आज उन्हीं के साथ हम लोग जाके बैठे, ये ठाकरे परिवार ने अपना काम कर लिया, लेकिन जो शिवसैनिक रास्ते में है, ये बात उसको कभी उसने एक्सेप्ट ही नहीं की, और आज उनका वो उद्रेक आ रहा है सामने। नहीं। और स्मिता जैसे कहते थे, जैसे माय इवन व्हेन माय डॉटर वांटेड टू स्टडी एंड दिस आई टेल कि बॉम्बे चले जाओ, कि यहाँ को भी कोई और भी नीसेस नेफ्यूज भी बोलते थे, मैं कहती बॉम्बे चले जाओ, बहुत सेफ है। बाला बहुत साहब सिर्फ ठाकरे ठाकरे जी जो शिव सैनिक हैं, वो उनके रहते हुए वहां आप 3 बजे भी टैक्सी से वापस आ रहे हो तो टेंशन नहीं है, बहुत सेफ है। क्या परसेप्शन चेंज नहीं हुआ है महाराष्ट्र का? पूरा पूरा परसेप्शन चेंज हुआ है महाराष्ट्र का। और अभी क्या हो रहा है ना कि लोग, मैं बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री, चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो हेड है उनसे बात कर रही थी। उन्होंने मुझे कहा, स्मिता हम लोग इस 2.5 साल में 15 साल पीछे चले गए, और अगर ये 2.5 साल रहे तो महाराष्ट्र एक बीमारू राज्य के रूप में आएगा। आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैन यू बिलीव इट, महाराष्ट्र ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 13 में है। 13। And This it's a is the commercial financial capital. hub. This is not even attracting much investment. यूनिकॉर्न्स के लिए लोग एनसीआर जा रहे हैं, योगी जी के पास जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा है। यूपी में तो योगी जी ने तो कमाल करा हुआ है। इंडस्ट्री खुद बहुत परेशान है इन लोगों से। और जो एक आम परसेप्शन है यहाँ पे, कि जो पुराने जो शिव सैनिक है ना, वो कह रहे हैं कि हम लोग इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं, हमारा तो पूरा राजकीय, हमारी जो कारकिर्द है वो हम इनको अपोज करते करते अभी इनके साथ ही बैठना पड़ेगा। उद्धव जी कैसे इनके साथ बैठ सकते हैं? आज भी अगर आपने देखा, वहां के जो हमारे एक शिवसेना के जो एक एमएलए है दीपक केसरकर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने गुवाहाटी से, उन्होंने भी यही सवाल पूछा, साहेब आप इन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं, हम लोगों ने तो इनके खिलाफ लड़ाई करके हम लोग जीत गए। ये भी ये लोग मानते हैं कि पर ये आपको लोग कैसे ये जो एक बारी वो किसी ने कुछ लिखा था, वो जो एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर थे जिनको जाके मारा खूब इन्होंने, जो बहुत काफी ओल्ड थे, नहीं, उनको ये भी वो ये भी एक बहुत मारा बड़ी। था। हाँ, तो अभी देखो, जब मैंने बाला साहब को 2 बार बहुत एक एक्सटेंसिव इंटरव्यूज मैंने बाला साहब के किए थे, और वो भी बहुत बहुत बोलते थे। कभी कभी हम लोग कहते थे बाला साहब क्या बोल रहे हैं, मुझे गुस्सा आता है, फिर ये लोग जब ऐसे बात करते हैं ना मुझे गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी मैंने इस लेवल तक बाला साहब बहुत सारे पत्रकारों का, संपादकों को उनके खिलाफ वो कार्टून्स बनाते थे, कुछ बोलते थे उनके खिलाफ, लेकिन उनको कभी अरेस्ट नहीं किया बाला साहब ने। लेकिन महाराष्ट्र में जो आज ये सरकार है, और शरद पवार जी अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव लीडर समझते हैं, आज उन्होंने क्या किया है, लॉकडाउन के समय मैं आपको बता रही हूँ, शरद पवार जी के बहुत क्लोज नजदीक हमारे हाउसिंग मिनिस्टर, स्टेट हाउसिंग मिनिस्टर है, उनके खिलाफ किसी ने एक फेसबुक पोस्ट लिख दी, लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन जो मार्च 2020 में था, इनके थाना में ही इनके कुछ गुंडे लॉकडाउन में उस आदमी के घर गए और उसको इतना पीटा, वो केस चल रहा है इनके ऊपर। लॉकडाउन में आप एक फेसबुक पोस्ट पे किसी के घर पे जाके उसको बेदर्दी से मारते। फिर एक नेवी ऑफिसर था, उन्होंने कुछ लिखा उसके घर पे, सॉरी नेवी ऑफिसर, हाँ। फिर मेरे घर के पीछे पायल जी, एक आदमी ने ऐसे ही कुछ लिखा उनके खिलाफ, उसके घर पे गए, उसको पकड़ा, उसके पूरे बाल निकाल दिए और उसकी पूरी परेड की, और केतकी चितले के साथ जो किया, 22 FIR, 40 दिन एक लड़की को आपने जेल में रखा। और उसने जो कैरी किया, वो भी बताना बहुत जरूरी है, उसने जो पोस्ट उसने शेयर की, उसमें शरद पवार जी का नाम भी नहीं था, एक ऐसा रेफरेंस था उनको, और हम सब फॉरवर्ड आया था व्हाट्सएप, हमने तो इग्नोर कर दिया, उसने कैरी किया।
निखिल भामरे करके फार्मेसी का स्टूडेंट है, उसके हाँ। साथ भी यही किया। शरद पवार जी को मैं हमेशा ये पर कैसे ये लोग चाणक्य इतने है जो एट पर दिस एज आप स्मित एक यंग लोगों के हाँ, कहने पे आप उनको जेल में डालती हो, ये कहाँ का? और आप मोदी फैसिस्ट है, मोदी नहीं फैसिस्ट है। तो स्मिता आप मुझे ये बताओ, दीज आर सच पावरफुल पीपल, मतलब अगर मतलब इतना ज्यादा पावर है इनके पास, मनी है, सब कुछ है, कॉन्टैक्ट्स हैं, सब है, इनको ये छोटे छोटे लोग भी बॉदर करते हैं क्या? और जिस आदमी का है ना, लोग कहते हैं बाला साहब ना, उनका मुंहफट, बाला साहब तो कुछ भी बोलते हैं औरतों के खिलाफ, लेकिन बाला साहब कुछ बोलते थे। बाला साहब होते ना, उसके घर पे जाके वो उसको एक ऐसे चपटी लगाते थे, कुछ तो हम्म। होता था दोनों के बीच में, और फिर ये होता था और वो चले जाते थे। लेकिन बाला साहब ने किसी को जेल में नहीं डाला। जो आदमी आपने उसको फैसिस्ट भी, बिकॉज 2019 तक तो शिवसेना फैसिस्ट थी महाराष्ट्र में, हम्म। 2019 के नवंबर में शिवसेना लिबरल हो गई। तो हम्म। फैसिज्म, जो आदमी आपने को फैसिस्ट कहता था, उसने भी किसी को जेल में नहीं डाला। तो ये लिबरल लोगों ने कैसे इन लोगों को जेल में डाला? और और पालघर कहाँ है साधु का महाराष्ट्र की फेमिनिस्ट नेता कहाँ है? सुप्रिया सुले बॉलीवुड जी कहाँ है? बॉलीवुड प्रियंका का है, चतुर्वेदी कहाँ है? बॉलीवुड कहाँ है जो ये पूरा दिन इनके राज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये इतना हिपोक्रेसी है ना मुझे। और आप ना, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोलती हूँ, लोग देखते हैं और लोगों को हाँ, पता चलता है कि हम एंड लोग क्या सोशल मीडिया डजंट फॉरगिव एंड फॉरगेट। नहीं, पुरानी पुरानी बात। लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक लड़की को 40 दिन आपने अंदर डाला, 40 दिन उस लड़की को आपने अंदर डाला। और मैं कभी कभी सोचती हूँ, इस मैं आई डोंट वांट टू साउंड एज अटैकिंग समबडी ओवर एजिज्म और समबडी, पर अगर आप इस उम्र में, तो क्या लेके रखना? और फेसबुक पोस्ट, कम ऑन मिस्टर पवार, आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू, सीरियसली। इतने बड़े बड़े नेता हैं ये लोग। पालघर साधु का क्या हुआ, उसको जस्टिस आपको लगता है इंसाफ पालघर मिलेगा? साधु का केस, लिटरली मैं कह रही हूँ कि किसी को पता नहीं, कुछ 40 या 42 लोग थे अक्यूज्ड, उनमें से 40 लोगों को या 42 लोगों को ही बेल मिल गई है। तो पता नहीं वो कहाँ होंगे अभी। तो और ये पालघर साधु का केस, मैं आपको बोलती हूँ, मैं नेशनलिस्ट लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी को भी पूछो महाराष्ट्र में, पालघर साधु का केस एक धब्बा है महाराष्ट्र को। आई सी जो दोस पिक्चर्स बहुत ना, वो ज्यादा जिस लोगों तरीके को से, परेशानी है। एंड वो वो वीडियो वीडियोस देखने आज भी हमें हॉन्ट करते हैं, वो नहीं, वो जो वीडियोस। पुलिस वाले ने लाके साधु को उनको दे दिया, दे और दिया, साथ में, दे और जिस दिया। तरीके से उनके मुंह यहाँ से खून निकल रहा है और उनकी फोटोज हैं, मुझे वो इतना और हॉन्ट लोग करती है और ना। लोग कहते हैं ना कि अरे हम तो हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्ववादी लोगों की सरकार है। हिंदुत्ववादी लोगों की सरकार में पालघर साधु के जो 42 लोग हैं उनको बेल मिलती है, वो तो भाग गए होंगे इस राज्य से, लेकिन आप औरंगजेब की जो मजार है उसको आप प्रोटेक्शन दे रहे हो। तो ये अच्छा हिंदुत्व है? देख रहे हैं आपको हम लोग ये क्या हिंदुत्व है। बस बता, आपको क्या लगता है कि एक नाथ शिंदे जी क्या शिवसेना का पूरा लोगो एंड पूरी पार्टी का सिंबल ले पाएंगे जो वो क्लेम कर रहे ये हैं? थोड़ा अभी क्या है ना, कि ये जो दो बातें हैं, लोग कह रहे हैं कि किसी ने, एक मेरे ही फ्रेंड है, सब जर्नलिस्ट, तो किसी ने लगा, स्मिता तुम लोग बहुत इनको चढ़ा रहे हो, देखो मंगलवार तक 10 लोग यहाँ आ जाएंगे वापस। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि 40 लोगों को रखना अपने साथ, जब आप देख रहे हो कि मुंबई में उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, छोटी छोटी घटनाएं हो रही है, कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। देह उनकी परिवार और फैमिली फैमिलीज ऑल्सो को मस्ट बी इन डेंजर। उनकी फैमिलीज को मिसेस ठाकरे खुद फोन कर रही है। मिसेस ठाकरे अभी है इस पूरे मामले में। मिसेस ठाकरे उनको फोन कर रही है, फैमिलीज को, उनकी वाइफ्स को, उनके बहनों को, उनके भाइयों को, कि क्या किया, क्या प्रेशर प्रेशर टैक्टिक्स ये हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ, तो उसमें अगर मुझे लगता है, जितना मैं एकनाथ शिंदे को जानती हूँ, एकनाथ शिंदे 40 लोगों को मुंबई लेके आएंगे और परेड भी होगी 40। ये मैं ये मेरा विश्वास है। तो क्योंकि चाणक्य क्या कौन है हुआ, ना, अमित शाह हुए ये कि पवार जी हुए थे? पढ़े। मैंने कहा फिर चाणक्य कौन हुआ, अमित शाह की पवार? पवार जी। मैंने तो कभी पवार जी को चाणक्य नहीं माना। हम्म। पवार जी महाराष्ट्र के 3 जिलों में
हाँ, उनका बहुत बड़ा उनका बहुत बड़ा ये है 3 जिलों में। तो मैं उनको मैं वो समझती हूँ। चाणक्य से सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ कि एकनाथ शिंदे को पता है कि शिवसेना वापस जाने के सभी दरवाजे बंद हो चुके, और इन लोगों को भी पता है कि शिवसेना वापस जाने के सब दरवाजे भी बंद हुए। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे इसमें। और बहुत बड़ी बात जो मीडिया नहीं बता रही है, ये कोई आम लोग नहीं है, ये अपने जिलों अपने जलगांव से है, कोंकण से, ये बड़े नेता है अपने एरिया में। आज तो इनके एकनाथ पास शिंदे के लिए इनके खूब पास सारी लोग हैं। हाँ वही आज मैं देख रही थी, किसी ने डाला हुआ था कि एकनाथ शिंदे की सपोर्ट में भी बहुत लोग बाहर निकले हैं रोड पे। बहुत नहीं, मैंने जैसे बोला ना, शिवसेना कार्डर बेस्ड पार्टी है। और आज शिव आपने हमें आप दगाबाज हो, हमने आपके लिए इतना किया, आपने, ये कौन बोल रहा है शिवसेना को? आदित्य ठाकरे। उसने क्या किया अपनी लाइफ में? तूने क्या किया एकनाथ शिंदे के लिए? तुमने कुछ नहीं किया एकनाथ शिंदे के लिए। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को बढ़ाया, आदित्य ठाकरे ने नहीं बढ़ाया। आज आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे के ऊपर एकदम बहुत ज्यादा अटैक हुआ है, दिस थिंग इज अ वेरी बैड टेस्ट, दिस थिंग। और लोग देख रहे हैं। मैं बता रही हूँ, एक बहुत बहुत बड़े एक एनालिस्ट है, वो मुझे आज शाम को बता रहे थे, स्मिता, महाराष्ट्र की हालत देखो। अभी आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे को बोलेंगे हमने आपके लिए कुछ कितना किया और आपने क्या किया, कितने बुरे दिन कैसे हमारे यहाँ। तो ये लोग कार्डर बेस्ड है। इनके जो कंस्टिट्युएंसीज है, इनमें ये लोग जाने पहचाने हैं, इन्होंने काम किया है। इसीलिए मैंने देखा ना, चुटकी बुटकी हुई, लेकिन महाराष्ट्र में कोई अपराइजिंग नहीं। ये 1991 नहीं है जब भुजबल जी निकले थे शिवसेना से। तो भुजबल जी पे तो एकदम जानलेवा हमला हुआ था। उस टाइम पे भुजबल जी बच गए थे। 2005 में जब राणे जी गए तो बहुत बड़ा हिंसाचार हुआ था। 2005 नवंबर में जब राज ठाकरे गए, मैंने उस दिन लिखा था उसके बारे में, मैं थी वहां पे, मैंने कवर किया राज ठाकरे का एग्जिट। राज ठाकरे के समर्थक और शिवसेना के समर्थकों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। और उसी दिन उसी झगड़े में, पायल जी मैं आपको बता रही हूँ, सबसे ज्यादा जो गुस्सा था दोनों तरफ से, वो वो उस टाइम पे भी संजय राउत पे था। संजय राउत की गाड़ी जलाई थी शिवाजी पार्क में लोगों ने, राज ठाकरे के समर्थकों ने उस Who is टाइम। Sanjay Raut? Who's this? Why is Shiv Sena like Thackeray, Uddhav ji and Aditya Thackeray? Why are they so dependent on Sanjay Raut? What is he? संजय राउत खुद बोल रहे हैं, मैं उनकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ। संजय राउत खुद बोलते हैं मैं तो पवार साहब का आदमी हूँ। तो ये भी शिवसेना के विधायकों ने उनको उद्धव जी को कहा, सर ये तो खुद बोल रहे हैं कि मैं वहां से हूँ। संजय राउत तो है शिवसेना के राज्यसभा में सांसद, लेकिन वो तो खुलेआम बोलते हैं कि मैं शरद पवार का आदमी हूँ। तो वो तो शरद पवार का ही एजेंडा चला रहे हैं शिवसेना में बैठ के। और अभी आपको लगता है खूब एजिटेशन होगा मुंबई में? मुझे नहीं लगता। मारपीट मैं हमेशा कहती हूँ ना कि एक अच्छा, एटलीस्ट पॉलिटिक्स में आप घर में बैठ के, अपने रूफटॉप में बैठ के आप राजनीति नहीं कर सकते। जिसकी आस्था जुड़ी हुई है इस देश से, जो कॉमन मैन है, जिसके पास ये लोग कार्डर है, आपको वहां जाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि आप मुझे मिलने आओ, क्यों मैं आऊं आपको मिलने? मैंने आपको खड़ा किया। आज ऐसे हो गए ना शिवसेना यानी ठाकरे परिवार। और मैं कभी कभी सोचती हूँ, दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के जो विधायक है या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, मुझे आई होप दे आर वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग इन महाराष्ट्र। अगर ये रिबेलियन सक्सेसफुल हुआ तो ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा। जो ये फैमिली रूल्ड पार्टीज है आज नहीं, और अगर ये सरकार छोटी सी बात मैं आपको बता देती हूँ। जब भी फैमिली के ऊपर अटैक आता, अभी मिसेस ठाकरे के फैमिली मेंबर्स पे भी एक इंक्वायरी हुई, कुछ ईडी रिलेटेड इंक्वायरी हुई, तो अब इन्होंने बड़ा, अरे मेरे ऊपर कैसे अब अटैक आते हैं, आप सब लोग आओ रास्ते पे। आपको गुस्सा नहीं आता कि
ये लोग ठाकरे परिवार के लोगों पे ये अटैक हो रहा है, आप लोगों को गुस्सा नहीं आता? तो मैं कह रही हूँ कि फिर जब इन लोगों की तकलीफ है तो तुमको गुस्सा क्यों नहीं आता? ये लोग जो बोल रहे तो आप इनके लिए भी तो कुछ करो ना। ये रिलेशनशिप यानी शिवसेना यानी ठाकरे परिवार ये ऐसे हो गई है और लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात। अच्छा स्मिता, आप मुझे बताओ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मैं तो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट भी नहीं हूं ना, मेरे को कुछ इतना पॉलिटिक्स का पता है। मुझे ये पता है कि मैं एक हिंदू कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट एंड यू नो आई एम अ पीपल कॉल मी मोदी भक्त, अंध भक्त दे कॉल मी। बट मुझे ये पूछना है, मुझे पता नहीं क्यों अभी भी लग रहा है कि ये सारा ड्रामा हो रहा है बैक टू गेट इनटू द हिंदुत्व फोल्ड एंड बीएमसी के इलेक्शन लड़े जाएंगे और शिवसेना सीट जीतेगी। थोड़ा टफ लगता है क्योंकि क्यों, अगर आपको हिंदुत्व फोल्ड में आना था तो आप इतना अपने आप को जो इनका जो पूरी शिवसेना एज अ पार्टी फैमिली, इनकी इतनी जो अभी इनके खिलाफ इतना कुछ बोला जा रहा है, तो कौन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा ना। ये सब अगर हिंदुत्व फोल्ड में जाना होता तो फोन उठाते और बात हो जाती। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है इसमें पायल जी, ये सवाल उनको पूछा गया क्योंकि ये तो एकनाथ शिंदे की जो लेटर था उसमें तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज मैं तकलीफ में हूं और इस तकलीफ में उद्धव जी ने कहा आज मैं तकलीफ में हूं और इस तकलीफ में मुझे सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के जो मेरे दोस्त है और जो मेरे गठबंधन के साथी है उनका ही मुझे आधार है। तो बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं बीएजी होता है। नहीं, बीएमसी के इलेक्शंस जो हैं उसके लिए नहीं नहीं, तो बीएमसी के इलेक्शन में और एक सबसे बड़ी बात ये जो विधायक अभी जैसे बोल रहे हैं, इनके जो नीचे के जो है जो हम कहते हैं काउंसलर्स, उनको पता है कि बीएमसी में शिवसेना पिछली बीएमसी इलेक्शन में शिवसेना और बीजेपी के, हम कहते हैं ना शिवसेना बहुत बड़ा फोर्स है मुंबई में, लेकिन फडणवीस जी के नेतृत्व में शिवसेना और बीजेपी एकदम कड़ी लड़ाई है। कुछ 84 86 ऐसे है उनकी हाँ सीट्स। 82 तो हाँ, तो सॉरी अबाउट एग्जैक्ट नंबर, बट एकदम नजदीक आ गए हैं अभी एक दूसरे से। और जब ये अगर तीनों साथ लड़ेंगे तो देयर विल बी डिवीजन ऑफ सीट्स। जो एग्जिस्टिंग जो बैठे हैं मुंबई में वो तो अपनी सीट छोड़ेंगे नहीं, तो काउंसलर्स भी जो है वो भी बेचैन है कैसे जीतेंगे, बिकॉज एनसीपी का मुंबई और कोंकण में तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है। असली लड़ाई होगी बट फिर भी एनसीपी अपना वोट शेयर मांगेगी। कांग्रेस को भी तकलीफ है बिकॉज एक साल पहले नाना पटोले जी ने कहा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है यहाँ महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि हम लोग सोलो जा सकते हैं इस इलेक्शन में। तो ये अजीब सरकार है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, अच्छा अनिल देशमुख को पकड़ा है, ये एनसीपी का मामला है, आप हैंडल करो। नवाब मलिक को पकड़ा है, ये एनसीपी का मामला है, आप हैंडल करो। इसका मामला है, आप ये कैसा गठबंधन है जब कोई एक दूसरे की मदद ही नहीं करता, अपना अपना देख लो। और ये और राज्यसभा के चुनाव में तो सभी ने क्रॉस वोट किया। उसी दिन जो देवेंद्र फडणवीस कहते थे, जो बड़ी उनकी जो बहुत वायरल उनका एक इंटरव्यू जाता है राजदीप सरदेसाई के साथ, ये गठबंधन की सरकार चलेगी हाँ या ना, तो देवेंद्र जी का जवाब है ऐसी सरकारें चलती है क्या, आप बताइए हाँ या ना। ये सरकार अपने ही कर्मों की वजह से गिरेगी। और मुझे लगता है ये जो देवेंद्र जी ने कहा वो हम लोग एक्चुअली महाराष्ट्र में देख रहे हैं अभी। और ये राणे जी का क्या रोल है पूरे इसमें? राणे जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। राणे जी को बहुत मानते हैं ये जो शिव सैनिक है, वो राणे जी को क्योंकि राणे जी जैसे मैंने कहा काडर बेस्ड नेता है। ऐसे नहीं है कि किसी के भाई थे या किसी के दोस्त थे या किसी के बेटे थे। वो बहुत बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है मुंबई में और कोंकण में। और मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में राणे जी का बहुत बड़ा रोल होगा। उनके जो बेटे हैं वो भी विधायक है, नितेश राणे, उनका बहुत बड़ा रोल होगा ये इलेक्शन में, मुंबई की इलेक्शन में। अगेन वो भी काडर बेस्ड है,
2400 घंटे ये लोग अपने अपने विधायकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ होते हैं। अच्छा, इतना ज्यादा है। अब बहुत ये ज्यादा, बहुत ज्यादा। बॉलीवुड का क्या है, बॉलीवुड क्या चाहती है, मतलब क्या करना चाहती है? बॉलीवुड भी अपना मजाक उड़वा रही है हर जगह। कि बॉलीवुड तो मैं जब लॉकडाउन में जब मैं देख रही थी, वैसे भी किसी को कुछ काम नहीं था। तो अगर हम्म। एक बड़ी बॉलीवुड लिंक्ड पीआर एजेंसी है जो ठाकरे परिवार में ने और महाविकास आघाड़ी ने उनको अपॉइंट किया था, तो उनका क्या जा रहा है बॉलीवुड वालों का? अगर आप उनको हायर कर रहे हो, उनके लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आप बताइए, आप हमारा हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए और आप जो कहेंगे वो ट्वीट हम कर देंगे। उनके लिए तो ये बिजनेस है। या बट और आज एक लिबरल मीडिया ने, मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, लिबरल मीडिया ने उद्धव जी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनको ये लिबरल फेस हो गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का लिबरल फेस है उद्धव ठाकरे, जो 2019 तक फैसिस्ट थे। 1-1.5 महीने में उद्धव जी ने फैसिज्म से लिबरलिज्म का ये जो पूरा पूरा रास्ता है, वो 1.5 महीने में उन्होंने जंप कर लिया। पर aren't they realizing that nobody believes in Bollywood now? Bollywood is totally exposed because पुराने टोटली। और पूरे इनका जो रोल था टुवर्ड इन द बिगिनिंग, जो 2019 और जस्ट इसके टाइम, पहले लॉकडाउन के टाइम पे तो पूरा बॉलीवुड उनके साथ गया दिस थिंग। और फिर जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, उसमें तो लोगों का पूरा विश्वास ही उड़ गया बॉलीवुड से। अभी तक किसी को, और वो जो जो एक, जैसे मैं कहती हूँ ना, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, उसकी भी एक, मैं कहती हूँ कोई देयर इज नो क्लोजर टू द सुशांत सिंह राजपूत केस एज वेल एज द मिस्टीरियस रादर डेथ ऑफ दिशा सालियन, जो उनकी सेक्रेटरी थी। Sushant Singh Rajput is an unsolved mystery. There's no closure. Disha Salian is an unsolved mystery, which has no closure. and और Bollywood is bearing so much of, मतलब they're ready to bear इतना सारा लॉस हो रहा है उनको, हर मूवी फ्लॉप हो रही है, काम ही नहीं चल रहा है बॉलीवुड में। और ये जो एजेंसी इन्होंने लगाई है, वो तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ही काम करती है। वो एजेंसी बड़े बड़े स्टार्स उनके रोस्टर पे है। और उनके लिए मैं पीआर इंडस्ट्री के साथ बहुत साल जुड़ी हुई थी, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है कि बॉलीवुड वाले इनके साथ है, लेकिन बॉलीवुड वाले जब कोई कॉज के लिए जाते हैं ना, वो मुझे प्रॉब्लम है। कि जब आपके लिए ऑल रेप्स आर नॉट इक्वल, आप ऑल रिलीजियस अटैक्स आर नॉट इक्वल, तो ये जो सिलेक्टिव आउटरीच इनका होता है। और सबसे बड़ी बात जो मुंबई में जो बॉलीवुड के खिलाफ गई है, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि आदित्य ठाकरे के ग्रुप की वजह से मुंबई मेट्रो का जो तीसरी लाइन है मुंबई मेट्रो की, वो पूरा प्रोजेक्ट लिटरली मैं कह रही हूँ एक फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ जा रहा है। बिकॉज आदित्य ठाकरे जी ने कुछ वो 600-700 पेड़ थे आरे के लिए, उसके लिए उन्होंने वो सपोर्ट किया, और वो कार शेड नहीं बन रही है। उसके बाद महाविकास आघाड़ी ने पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई, नवी मुंबई रीजन में 10,000 15,000 के ऊपर पेड़ काटे। तो वो पेड़ों की तो कोई आत्मा नहीं थी, सिर्फ ये 800 पेड़ों की आत्मा थी। और बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में वो प्रमोट कर रहे हैं। तो और ये जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ये बड़े बड़े एसयूवीज में घूमते हैं। या मिर्जा फॉर एग्जांपल, वो मुंबई मेट्रो का वो आरे प्रोजेक्ट को जो सपोर्ट कर रहे थे, और ये सेलिब्रिटीज, ये लोग थोड़ी कभी ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। ये तो अपनी बड़ी बड़ी गैस गजलिंग एसयूवीज में घूम रहे हैं। तो लोग ये देखते हैं, जैसे मैं उसे ना हिपोक्रेसी के ज्यादा ये एक देयर इज अ वर्ड व्हिच इज कॉल्ड वर्च्यू सिग्नलिंग। ये जो सेलिब्रिटीज जो वर्च्यू सिग्नलिंग करते हैं, अरे आप ना पेड़ों के लिए ये करना, लेकिन मैं तो अपनी गाड़ी में ही जाऊंगी, मैं तो अपनी एसयूवी में जाऊंगी, तुम लटकते रहना मुंबई के ट्रेनों में। तो लोग देख रहे हैं ये। हाँ, बॉलीवुड हैज ओवरऑल लॉस्ट रिस्पेक्ट एंड कुछ भी Absolutely वो lost लोग अगर वो बोलते हैं सेव वाटर, तो लोग उनकी वो वाले गाने डाल देते हैं जिसमें वो बारिश में गा रही हैं आर्टिफिशियल उससे। अगर वो आपने बोलते हैं, देखा होगा कि पिछले ये जो साल, अभी ये जो दिवाली गई 2000, हाँ इसमें बोले उस नहीं ये टाइम लोग। पे जो शांति थी ये पूरी, बस उनको भी पता चला है बॉलीवुड की क्रेडिबिलिटी बहुत लो है।
और ये जो सिलेक्टिव एक्टिविज्म ये लोग करते हैं ना, तो लोग बहुत उससे परेशान है लोग मुंबई में। आपको लगता है इससे SSR मर्डर केस कभी सॉल्व होएगा, इवन if फडणवीस का? आई डोंट हैव फेथ इन मिस्टर फडणवीस आल्सो कि वो पालघर साधु या SSR या दिशा सालियान का केस है। SSR कॉम्प्लिकेटेड केस है, बिकॉज सीबीआई भी आ गई और सीबीआई को भी ऐसा एलिगेशन है कि बाय द टाइम सीबीआई केम मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस वर वाइप्ड अवे। ये एलिगेशन है, मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगी। मुझे विश्वास है, मैंने देखा है फडणवीस को काम करते हुए, मुझे विश्वास है कि फडणवीस मुंबई मेट्रो का प्रोजेक्ट ट्रैक पे लेके आएंगे, ये मेरा पर्सनल विश्वास है। और दूसरा मेरा विश्वास है कि पालघर साधुओं का केस फास्ट ट्रैक पे जाएगा। ये मेरा विश्वास है। ये दो चीजों के बारे में मैं 100% आपको बता सकती हूँ, ये मेरा विश्वास है। लेकिन मैं सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा, पर अभी कह रहे ना सीबीआई ने, सुशांत पर सिंह अभी वो रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को तो अब समन करा है ना इन्होंने, दे गोइंग टू अरेस्ट देम ना। तो हाँ वही तो बट वो स्लो चल रहा है, वो केस पूरा आई मीन मिरेकल ही होगा कोई, अगर वो केस अगर सॉल्व हुआ तो मिरेकल ही होगा वो। बट वो उसका एक एंड, लॉजिकल एंड नहीं है उस केस का, और ये हमेशा एक चीज रहेगी कि पर इसमें इस केस के कारण ना पॉलिटिशियन ने सफर किया ना किसी ने, इसके कारण बॉलीवुड ने सफर किया, क्योंकि बॉलीवुड ने सफर किया SSR के केस पे। इनके तो बॉलीवुड की 3 इश्यूज है मुंबई में। बिकॉज एक तो मुंबई के लोगों को ना बॉलीवुड का इतना नहीं, हम लोग की रेस्टोरेंट में बैठे कोई बैठा होगा यहाँ पे, तो मुंबई के जो लोग हैं उनको बॉलीवुड का इतना अट्रैक्शन नहीं है। सब लोग कहीं भी, आप बैंड्रा साइड जाओ तो हर कैफे में आपको कोई ना कोई दिखेगा, तो वो एक इशू है। लेकिन ये जो सिलेक्टिव एक्टिविज्म जो इन्होंने लिया था, और वो भी वर्चू सिग्नलिंग, पूरे दुनिया को अक्ल सिखाना लेकिन आप एग्जैक्टली वही करना, वो एक है। और सुशांत सिंह राजपूत का केस, और लोग भूले नहीं है वो। मुझे लगता है कि आमिर खान की भी ये मूवी पे बहुत इम्पैक्ट होगा। जो लोगों में अभी भी गुस्सा है आमिर खान के ऊपर। नहीं, और जो कठुआ में केस हुआ था आसिफा का, वही मैं कह रही हूँ, कठुआ केस। और फिर वो करीना कपूर का भी एक वीडियो आता रहता है ना, मत देखना एरोगेंस तो बहुत है। हाँ, आपको कोई हम बुलाते थोड़ी ना देखने के। एक्चुअली कश्मीर फाइल्स छोड़ के आप मुझे बताइए कौन सी मूवी बॉलीवुड में पिछले 2 साल में बड़ी हिट हुई है? शेरशाह तो अच्छी मूवी थी लेकिन वो OTT पे चली गई, लेकिन कश्मीर फाइल्स छोड़ के बॉक्स ऑफिस सक्सेस किस मूवी को है बॉलीवुड में पिछले 2 साल में? अभी तो ये जो इनकी वो ब्रह्म शास्त्र के आ रही, वो भी नहीं चलने वाली, वो भी लोग नहीं देखेंगे। नहीं, लोग एंटी तो बहुत हो गए। पर आपको लगता है कि ये जो हिंदू टेरर का वर्ड कॉइन किया था दिग्विजय सिंह जी ने, उसमें कहीं ना कहीं महेश भट्ट भी खड़े हैं वहां पे? जो वो महेश भट्ट का तो बहुत बड़ा इशू है मुंबई में। नहीं तो क्या महेश भट्ट के लिए कुछ करेगा सेंटर, उनको पकड़ेगा? मुझे नहीं लगता, लेकिन महेश भट्ट खुद के उन्होंने उन पे बहुत, यानी मुंबई का मीडिया डिवाइडेड है महेश भट्ट के ऊपर। वो बॉलीवुड वाले मीडिया उनको, लेकिन वो जनरल मीडिया वो समझती है कि महेश भट्ट ने क्या किया। पहली बात तो उन्होंने वो जो किताब थी RSS का, वो RSS की साजिश 26/11 RSS की साजिश, उसमें उन्होंने जो बात भी की वो तो पूरा झूठ निकला। फिर उनके जो बेटे हैं राहुल, वो भी छूट गए। उनका तो दोस्त था वो, जो 26/11 का जो केसेस कभी तो खुलेंगे नहीं था। ये कभी खुलेंगे नहीं केसेस, ये पता नहीं क्या होगा 26/11 का। लेकिन महेश भट्ट का लिए मीडिया डिवाइडेड है मुंबई में। जो पहले उनका जो रुतबा था वो नहीं है मुंबई में। और जावेद अख्तर वगैरह भी ऐसी सेम हाल है। हाँ, वो तो अभी जावेद अख्तर की जगह उनकी बेटे ने ली है, तो वो करता रहता है कुछ एक्टिविज्म। लेकिन जब वो CA के टाइम में भी, तो वही तो मैं कहती हूँ ना कि अपना जो काम नहीं है उसमें क्यों जाना। CA के टाइम वो एक्सपोज हो गए उसमें। They're all beauties without brains because they're all beauties without brains because इनको मुद्दे पता नहीं होते, बस जो लिखा होता है वो आके बोल देते हैं, और जब कोई मीडिया उनसे काउंटर क्वेश्चन करती है, they don't have an answer and then they start। लेकिन मैं पायल में एक बात बताना चाहती हूँ। मंगलवार सुबह ये शिवसेना का रिबेलियन शुरू हुआ। आज हम शनिवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार,
पुराने टाइम में सिमी गरेवाल छोड़ के अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में कुछ ना हाँ, कुछ तो ये बॉलीवुड वालों को ले लेते, बोलते करने को। लेकिन हाँ, बॉलीवुड वाले भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए, उनको भी पता चला वो कि ये बैकफायर होगा। हाँ, हाँ, उस फरहान टाइम पे अख्तर। क्या था, कुछ काम ही नहीं था ना वैसे भी, हाँ, लॉकडाउन और था। ये एंड बट उद्धव जी को तो फर्स्ट 5 बेस्ट सीएम्स में काउंट किया गया था इंडिया टुडे के सर्वे में। मैं सिर्फ यही बात करना चाहती हूँ कि मुंबई में, मुंबई छोड़िए, कोविड-19 के पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मृत्यु महाराष्ट्र में है। और एक्टिव केसेस अभी तक, अभी पिछले हम्म। 5-6 महीने पहले तक मैक्सिमम एक्टिव केसेस मुंबई और महाराष्ट्र और केरला में थे। पर स्मिता, आप ओके, मुझे बताइए, इसमें उद्धव जी की क्या गलती है? उनके पास तो सिर्फ सीएम की पोस्ट थी, बाकी सारी तो मिनिस्ट्रीज एनसीपी के पास थी। वही मैं कह तो रही हूँ ना, वही मैं कह रही हूँ उद्धव कि जी के ऊपर क्यों आपने ब्लेम आ रहा है? आपने किस किस वो पैरामीटर क्या था जिसके ऊपर आपने ये था। हमारे यहाँ ऑक्सीजन का बहुत बड़ा इशू था, हमारे यहाँ रेमडेसिविर का बहुत बड़ा इशू हु था। योर हेल्थ हमारे मिनिस्टर? जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो वो बड़े कौन थे? स्कैंडल में थे। नहीं एक तो राजेश टोपे, जो राष्ट्रवादी के ही है, एनसीपी के ही है, वो उन्होंने जो सेंटर से फंड आए थे वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में उन्होंने दे दिए, उस पे एक बड़ा स्कैंडल। हमारे यहाँ तो इतने स्कैंडल है कि हम लोग अभी आज ये लिखे या कल ये लिखे या परसों ये लिखे, नहीं तो इस उद्धव जी के स्कैंडल ऊपर ब्लेम में। क्यों? फिर उद्धव जी की क्या गलती है? उद्धव तो, आप तो, मैं क्या कह रही हूँ, लाइक आप लीडर हो ना पूरे देश में। आप समझिए, दिल्ली में कुछ हो रहा है तो हम अभी भी मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो आप तो एक आपको तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी ना। हम्म। ऐसे कैसे हो सकता है? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी। फिर भी उनको बेस्ट सीएम, आई मीन वो पैरामीटर क्या था मुझे पता नहीं कि बेस्ट सीएम टॉप 5 में क्या पैरामीटर था, मुझे पता नहीं। उफ, अब आते हैं हम इस पे, जो क्वीन है कांग्रेस की फेवरेट सबकी, व्हाट इज हर, तीस्ता सेतलवाद, उसके बारे में क्या विचार है आपके? मुझे कर्मा। तो आई एम नॉट सरप्राइज। मैंने तो आई वॉज अ जर्नलिस्ट व्हेन तीस्ता यूज्ड टू कम। वो आती थी, मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया हाँ, में हाँ, पंद्रह बताएं। साल मैंने काम किया है। तीस्ता सेटलवाड बहुत टाइम आती थी ऑफिस में, स्ट्रेट जाती थी एडिटर के कैबिन में, अपना एक प्रेस रिलीज एडिटर्स को देती थी, और वो जो प्रेस रिलीज है उस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता था, और वो बहुत टाइम वो प्रेस रिलीज वैसे के वैसे ही छप के आती थी। जब भी आप अगर एक जर्नलिस्ट हो, आपके पास एक प्रेस रिलीज आती है, आप दोनों साइड देखते हो। जो प्रेस रिलीज लिखता है वो उसकी साइड है, लेकिन एक दूसरे सामने वाले व्यक्ति की भी एक साइड होगी। हमने कभी सामने वाले व्यक्ति की साइड पूछी नहीं। और तीस्ता जैसे एक्टिविस्ट मुंबई के हर न्यूज़पेपर में इनकी बहुत चलती थी। देव मुंबई के सब जर्नलिस्ट, आधे जर्नलिस्ट और आधे एक्टिविस्ट थे। इनकी बहुत पहुंच थी। इनकी स्टोरीज हमेशा बड़े पैमाने पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आती थी। तो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज। हमने तीस्ता सेटल, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अमित शाह जी ने जो आज कहा उनकी इंटरव्यू में, वो 100% सत्य है। बस बता, आप मुझे मीडिया बताइए, का भी बॉम्बे, रोल है इसमें। बॉम्बे का कौन सा, महाराष्ट्र का कौन सा एक और जर्नलिस्ट है जिसके बारे में सब बोल रहे हैं, व्हेन विल ही गेट कॉट, व्हेन विल, किसका नाम ले रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं यार, मैंने एक दो जनों को डीएम भी किया, कोई बता ही नहीं रहा मुझे पता कि नहीं मुझे, लेकिन वी आर कलेक्टिवली गिल्टी। मैं तो आई वाज नॉट एट दैट पोजीशन उस टाइम पे। बट जब ये 2002 के बाद ये जो उछला पूरा, ये इस सब में वी आर ऑल जर्नलिस्ट, वी शुड टेक पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एंड आपको तीस्ता के कारण अब आपको लगता है ये पूरा नेक्सस में सभी लोग आएंगे, अब इसमें फंसेंगे? तो मैं ऐसे कहती हूँ कि वो जो नेक्सस था तीस्ता के टाइम 2002 ऑनवर्ड्स, वहां से अरे जो भी एडिटर्स है, दे आर आउट ऑफ द सिस्टम, दे डोंट इवन मैटर नाउ। तो पता नहीं अगर उनके पीछे भी आप जाओगे तो क्या मिलेगा। बट ये हमारे न्यूज गैदरिंग जिसे हम कहते हैं जर्नलिज्म में, और मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं उसको ज्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में एक प्रोसेस होती है न्यूज गैदरिंग की। जो जर्नलिस्ट आते हैं वो जर्नलिज्म स्कूल से आते हैं, वो ट्रेंड होते हैं,
और चेक्स एंड बैलेंसेस होता है, जो भी अखबार में आप पढ़ते हो वो 2-3 बार एक चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रोसेस से अलेजिडली इट शुड गो। और अगर हमने ये रोल प्ले किया है तो इट्स पर मुझे नहीं लगता कि जो लिबरल मीडिया है उससे कुछ सीखेगी। वो अभी भी आई विल नॉट बी सरप्राइज कि तीस्ता को एक बड़ा विक्टिमहुड पे जाके शुरू हो गए। तीस्ता को एक नया ऑक्सीजन मिलेगा शायद, यू नेवर नो। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रही थी स्मिता की कह रहे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट गिर जाती है और ये एकनाथ शिंदे जी सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पहली दफा इन द इंडियन हिस्ट्री ये होगा कि हिंदुत्व के नाम पे एक गवर्नमेंट गिरी है और एक हिंदुत्व के लिए एक गवर्नमेंट गिरी है। ये एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा फॉर दिस कंट्री। ये महाराष्ट्र में जो हो रहा है ना, इसका एक पैन इंडिया इंपॉर्टेंस है। आप सिर्फ एक महाराष्ट्र में एक सरकार गिर रही है वो इशू नहीं है। हिंदुत्व के ऊपर आज एक बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ है कि हम अपनी जो कोर आइडियोलॉजी हिंदुत्व हमने छोड़ दी, और जिनके खिलाफ हमने आंदोलन किए, जिनके खिलाफ आंदोलन करके हम बड़े हुए, आज हम उनके साथ बैठे। और हमारी क्यों ऐसी हालत हुई है कि हम इनके साथ बैठे? हम भाजपा के साथ जाके एक हिंदुत्ववादी सरकार बना सकते हैं, यही तो इशू है। और सबसे बड़ी बात पायल, 2019 के जो चुनाव थे लोकसभा और विधानसभा के महाराष्ट्र के, वो हमने भाजपा के साथ ही हमने लड़े थे। तो आज जो 17-18 जो सांसद है शिवसेना के जो आज लोकसभा में, वो मोदी जी की वजह से ही तो है। और शिवसेना के सांसदों को आप पूछे, आपको कौन पूछता है मुंबई में? कौन पूछता है इन लोगों? उन सबने और इन्होंने जहां जहां, जैसे मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं, वो कह रही मुझे जाके शिवसेना को वोट देना पड़ा है क्योंकि अगर बीजेपी नहीं तो फिर क्योंकि वहां बीजेपी का सिंबल नहीं था। कहती पर अगर अब 2014 में, मैं आपको बात बता रही हूँ, 2014 में इलेक्शन के दिन मेरे जितने भी साउथ मुंबई, जैसे आप जानते हो ना साउथ दिल्ली जैसे साउथ मुंबई, सब एलिट साउथ मुंबई के लोग, मुझे कम से कम 100 फोन आए सुबह से, स्मिता मैं हूं लेकिन कमल किधर है? ऐसे कमल साउथ बॉम्बे में कमल नहीं, साउथ बॉम्बे में बो एंड एरो सिंबल। मुझे नहीं देना बो एंड एरो को, इट्स अ वेरी बिग सोशलाइट। मैंने कहा बो एंड एरो ही है, बो एंड एरो को दो। इस लोग अब कमल ढूंढ रहे हैं वो पूरे इसमें। फिर लोगों को बताया कि जब आप बो एंड एरो दिखेगा तो भी वो भाजपा ही है। नहीं, पर स्मिता जब फडणवीस जी को पता था कि उनको बोला भी जा रहा था बार बार कि आप अकेले लड़ो, बट व्हाई वाज फडणवीस जी इंसिस्टिंग? तो फडणवीस ऑनेस्टली कि शिवसेना ना, वो जो एक मराठी में हम लोग कहते हैं ना, एक वेरी कोलोकियल वर्ड एक है मराठी में, हम कहते हैं फूल देना, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कभी जाते नहीं थे, नेगोशिएट करते थे। हर इलेक्शन में शिवसेना का नाटक होता था ऐसे, जैसे हस्बैंड वाइफ में होता है, फिर वो भाजपा उसे मनाती थी और होता है। तो ये होता है ये तो हमेशा का ही है, ज्यादा सीट लेने के लिए कभी होता है ये जो एक पर फडणवीस नहीं, पर व्हाट आई हर्ड इज फडणवीस जी को बोला गया था कि आप अकेले लड़ो, आपकी 185 तक आ जाएंगी, 165 तक। लेकिन नहीं, भाजपा में 2019 तक मैं ये बता सकती हूँ, भाजपा में वर्टिकल स्प्लिट था। एक बड़ा तबका भाजपा का कह रहा था भाजपा को अकेले जाना चाहिए क्योंकि ये ब्लैकमेल होता है हमेशा शिवसेना के साथ। ओके, लेकिन देवेंद्र जी का ये कहना था नहीं, दोनों पार्टियां हिंदुत्ववादी है, साथ में चलते हैं। तो उन्होंने वो विश्वास दिखाया, लेकिन उनका तो हुआ ही ना विश्वासघात। वो बोलते नहीं है लेकिन हुआ ही तो है ना विश्वासघात। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर हैं, क्या इंडिया के बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत उनकी रिस्पेक्ट है, हर जगह उनकी तारीफ हो रही है, वो तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ रहे हैं, बुक में भी आ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, नितिन गडकरी जी कभी भी एंटाई पवार जी या एंटाई उद्धव जी कभी कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों? नहीं, बिकॉज नितिन गडकरी, मुझे ऐसा, ये मेरा मानना, मैं बहुत अच्छी तरह से एक जमाने में जानती थी उनको, वो दिल्ली में खुश है, हाँ, लेकिन फिर भी उनके मन में एक चीज है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें मेरा एक से होना चाहिए।
वो हमेशा ये तो वो करते हैं, और कुछ तो उनकी बहुत वो कुछ सारे बोलते क्यों नहीं है? पहले 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 लोग बोलते थे कि देवेंद्र जी और गडकरी जी अलग अलग ग्रुप्स, बट देवेंद्र जी हमेशा उनको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन इस बार अगर आपने देखा होगा पिछले 6 दिनों से किसी भी भाजपा के नेता ने एक चुप्पी साधी है, और उसमें गडकरी जी भी शामिल है। यानी सबको बता दिया गया होगा शायद कि जो हो नहीं, रहा है ये उसको अभी नेचुरल तरीके से होने अभी दीजिए। अभी तो बीजेपी हर चीज डिनायल में है ना, इवन इन गुवाहाटी में सब लोग, और हेमंत बिस्वा उनको मिलने भी जा रहे हैं। अभी ये लोग डिनायल में है, जैसे ये लोग हाँ लेफ्टिस्ट करते हैं हाँ ना, हाँ डिनाई करते हाँ। रहो, तो वो एक नैरेटिव, वो लोगों के मन में शक आ ही गया कि हाँ शायद बीजेपी नहीं इन्वॉल्व होगी। उन्होंने भी एक यही वाली चीज अपनाई है। पर इस ये तो ये अभी हो रहा है, पर इससे पहले भी आप देखोगे तो गडकरी जी कभी भी पवार जी के अगेंस्ट और उद्धव नहीं ठाकरे के बोलते, अगेंस्ट। लेकिन लिबरल मीडिया के तो बहुत नजदीक है गडकरी जी। वो हाँ। हमेशा आप देखोगे लिबरल मीडिया के जो डिजिटल पोर्टल्स हैं उनको वो इंटरव्यूज देते हैं, तो भाजपा के लोग हमेशा ऐसे ऐसे उनकी एक आईब्रो ऊपर जाती है, अच्छा इधर इनके यहाँ पहुंच गए, ये हो गया। तो एक भाजपा में एक है एक गट, वो हम्म। हमेशा थोड़ा सा ऐसा अच्छा यहाँ पहुंच गए, बट उनका बहुत रिस्पेक्ट है उनका। और भाजपा में लाइक मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भाजपा की जो महाराष्ट्र जो पूरा यूनिट है उसके ऊपर उनका है थोड़ा, उनका एक बड़ा बहुत बड़ा कंट्रोल है। एक तबका कंट्रोल है। है जो को मानता है। मैं कंट्रोल नहीं कहूंगी, लेकिन मानता है उनको बहुत, और उनकी बात हमेशा सुनी जाती है। लेकिन वो वहां खुश है को पहले ये भी बोल रहे थे कि फडणवीस जी में और उनमें ऐसा कोई कॉन्टेस्ट है, मुझे नहीं लगता वो बात। लेकिन वो तो मैं इस बार वो सब लोग शांत है, और वो शांत रहने में गडकरी जी भी है। तो शायद ऊपर से सबको बोला गया है कि जो नेचुरली हो रहा है वो होने दीजिए यहाँ पे। स्मिता, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू आपने थैंक तो यू। महाराष्ट्र के कोने कोने की बात, एक एक लीडर की बात बड़ी फ्रैंकली बता दी। बहुत साल And से it's amazing how Dinesh contacted me and he said, "Why don't you interview her?" I said, "I want to." तो मैंने कहा मैं तो बहुत टाइम से सोच रही थी। कहता चलो आज मैं तुम्हें कॉल करवाता हूँ, कौन कॉल करते हैं करके। थैंक यू सो मच स्मिता, आपने इतना थैंक यू सो टाइम मच। बाय बाय, दिया। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट।